गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे। और कल के टॉपिक में आपने जरूर देखा होगा कि हम कल के टॉपिक में पढ़ाए थे पादपों में परिवहन। परिवहन होता कैसे है? परिवहन दो चीजें होती थी, जाइलम भी था, फ्लोएम भी था। जाइलम के माध्यम से जल का परिवहन होता था और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता था। उसके बाद हमने जंतुओं में परिवहन बताया था कि जंतुओं में 3 प्रकार के होते हैं, धमनिकाएं, शिराएं और केशिकाएं। धमनियों से शुद्ध रुधिर बहता था, शिराओं से अशुद्ध रुधिर बहता था और केशिका से उत्तक द्रव्य का और लसिका का आदान प्रदान होता था। चलिए अब आज के वीडियो में बात करते हैं उत्सर्जन की। क्या उत्सर्जन इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन, EXCRETION। चलिए बात करते हैं उत्सर्जन होता क्या है या उत्सर्जन होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन एक सिस्टम के माध्यम से होता है। उत्सर्जन का मतलब होता क्या, पहले समझते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अब अपशिष्ट पदार्थ दो माध्यम से हो सकते हैं, ठोस माध्यम में भी हो सकते हैं, द्रव माध्यम में भी हो सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। परिभाषा सुन लीजिए फिर से कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्सर्जी पदार्थ, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तरल उत्सर्जी, तरल उत्सर्जी, और एक होता है ठोस उत्सर्जी। अब तरल उत्सर्जी क्या है? तो तरल उत्सर्जी में आपका आएगा यूरिन। क्या आएगा? यूरिन। और ठोस उत्सर्जी में क्या आएगा? तो ठोस उत्सर्जी में आएगा आपका मल। क्या आएगा? मल पदार्थ। चलिए अब तरल उत्सर्जी में आ गया यूरिन। तो यूरिन को निकालने का जो माध्यम होता है उसको हम उत्सर्जी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। अब उत्सर्जी अंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग, और एक होता है सहायक उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी क्या है, सहायक उत्सर्जी क्या है, इसको भी जानते चलते हैं। तो मुख्य उत्सर्जी अंग में वह अंग जो उत्सर्जन के लिए मेन हो, उसके बिना उत्सर्जन हो ही नहीं सकता है, उसको मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। और मुख्य उत्सर्जी अंग में आता है किडनी। क्या आता है? किडनी। हिंदी में कहते हैं वृक्क। और सहायक उत्सर्जी अंग में आता है लीवर, लीवर, त्वचा इत्यादि। चलिए पहले लीवर वाला समझ लेते हैं। तो आपने अक्सर गौर किया होगा या देखा होगा कि सवेरे के टाइम में जब आप सो के उठते हैं, जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, तो बिस्तर छोड़ने के बाद आपके सामने शीशा लगा होगा, शीशे में आप चेहरा देखते होंगे, तो चेहरे पर आपको नाक के ऊपर पानी लगा हुआ दिखाई देता होगा। यहाँ गाल के दोनों किनारे पर आपने यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ देखा होगा, तो वह होता है लीवर से निकलता है और उस पदार्थ का नाम होता है सीबम। क्या होता है? सीबम। अब सीबम जो होता है वह तैलीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? तैलीय पदार्थ, यानी तेल भरा होता है उस पदार्थ में। क्या भरा होता है? तेल। अब तेल भरे होने के नाते लीवर क्या करता है? तैलीय पदार्थों में सीबम को बाहर निकालता है। वो अभी कहाँ पे? नाक के ऊपर पानी रुक जाने पे, गाल पे पानी रुकने में यह बताता है कि सीबम निकल रहा है। अब सीबम क्या है? तो यह वसायुक्त भोजन करने के दौरान जो हमें प्राप्त होता है वह सीबम के रूप में प्राप्त होता है। अब त्वचा से क्या निकलता है?
तो त्वचा से जो निकलता है वह है आपका स्वेद पदार्थ, यानी पसीना। क्या? पसीना। सहायक उत्सर्जन दो है, लीवर, त्वचा। लीवर से निकलता है सीबम, त्वचा से निकलता है पसीना। ये दोनों क्या है? उत्सर्जन है। जब आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको शरीर से पसीना भी निकलता है, और क्या है? ये उत्सर्जित पदार्थ है। इसको निकालने में सहायक कौन है? तो सहायक उत्सर्जन यानी लीवर और त्वचा सहायक उत्सर्जन कहे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम किडनी के बारे में विस्तार से पढ़ा सकें। मिटा दे इसको। चलिए बात करते हैं किडनी की। किसका? किडनी का। अब किडनी होता कैसे है पहले इसको समझते हैं। तो किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाने वाली एक संरचना होती है। यह उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा का मतलब पेट है। इतना दूर पेट में यह पदार्थ यानी यह अंग स्थित होता है। यह रीढ़ की हड्डी के ठीक दोनों तरफ पाई जाने वाली एक संरचना होती है। चलिए इतना समझ गए। अब किडनी की आगे देखते हैं। तो किडनी एक सेम के बीच के आकार का होता है। एक सेम के बीच के आकार का होता है किडनी। किडनी कुछ इस तरह से होता है। हम टेढ़ा बनाए लेकिन सीधा होता है। ठीक है। अब किडनी में सबसे बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। सबसे बाहरी परत को पेरिटोनियम कहते हैं। और सबसे अंदर और किडनी के दो भाग होते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं मेड्यूला। अब देखिए किडनी का दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नाम है रीनल। क्या है? रीनल। किडनी का दूसरा नाम रीनल है। तो इसीलिए देखिए अब उसको जोड़ा जाए तो ये कार्टेक्स को कहेंगे रीनल कार्टेक्स, मेड्यूला को बोलेंगे रीनल मेड्यूला। कोई दिक्कत? अब अगली बात करते हैं। जो रीनल कार्टेक्स या रीनल मेड्यूला होता है यह करता क्या है? तो इसका काम यही होता है कि जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो हमारे त्वचा के माध्यम से, जो हमारे छोटी आंत या बड़ी आंत के माध्यम से पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं, उस अवशोषित पदार्थों को किडनी अपने पास जमा करती है। ठीक है। अब किडनी में होता क्या है? किडनी में दो भाग होते हैं, रीनल कार्टेक्स और रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला उभार वाले भाग को बोलते हैं, रीनल कार्टेक्स धंसे हुए भाग को बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे समझते हैं। इसके ऊपर एक टोपी की जैसे संरचना पाई जाती है। कैसा होता है? टोपी के जैसे संरचना पाई जाती है। यहाँ पे टोपी के समान ऐसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे समझते हैं। तो जिस प्रकार शरीर की इकाई कोशिका है, किसी जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, हृदय की मूलभूत इकाई क्या है? तो हृदय की मूलभूत इकाई उसका चेंबर है, यस एनोड है। तो उसी प्रकार किडनी की मूलभूत इकाई जो है वह है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? इसकी मूलभूत इकाई है। अब नेफ्रॉन के बारे में समझना हो
तो इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद नेफ्रॉन के बारे में बताते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। रियल तो नहीं है, लेकिन होता ऐसे ही है लगभग। देखिए, इसके 3 भाग हैं, 2 भाग है। पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है वोमेन कैप्सूल। लेकिन यहाँ होता है वोमेन कैप्सूल, यहाँ होता है ग्लोमेरुलस। तो इसको कहते हैं वोमेन कैप्सूल। सबसे आगे होता है, बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। और ये होता है ग्लोमेरुलस। चलिए इसको समझ लेते हैं क्या है। तो जब हम मान लीजिए कि करते क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है, रुधिर के माध्यम से छन जाता है, रुधिर के माध्यम से, तब भी रुधिर में यूरिन की मात्रा आती है। रुधिर में यूरिन पाया जाता है। रुधिर का मतलब ब्लड होता है, ब्लड का मतलब खून होता है, खून का मतलब रक्त होता है। कोई अलग से नहीं होता है। यदि हम रुधिर बोले तो आप दिक्कत मत समझिएगा कि रुधिर का मतलब होता क्या है। तो बात कर रहे थे कि रुधिर में यूरिन की मात्रा पाई जाती है। तो जो यूरिन की मात्रा होती है उसको छानता कौन है? नेफ्रॉन। क्या करता है? यूरिन को छान लेता है। लेकिन वोमेन कैप्सूल यूरिन को नहीं छानता है। वोमेन कैप्सूल क्या करता है? सिर्फ उसमें से ब्लड निकाल लेगा, बाकी जितने भी पदार्थ होंगे, चाहे पोषक पदार्थ हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे जल हो, चाहे कुछ हो, सब अपने अंदर मिला लेता है। चाहे कि वोमेन कैप्सूल नाम है वोमेन। वोमेन का मतलब होता है औरत। अब औरत के बारे में आप जानते ही। उसके बाद वोमेन कैप्सूल के बाद अंदर की तरफ जब पदार्थ आ जाते हैं तो वह आता है ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस का काम यहाँ बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? उसकी छनाई करता है, उसको छानता है। अब छानता क्या क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देगा, यूरिन को अलग कर देगा, ब्लड को अलग करेगा। तो यूरिन को ब्लड में से छानने की क्रिया अपोहन कहलाती है। क्या कहलाता है? अपोहन। अपोहन इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। तो रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को या वर्ज्य पदार्थों को छानना ही डायलिसिस कहलाता है। अब जिसकी किडनी खराब हो जाती है, कहते हैं किडनी खराब हो गया, तो खराब किडनी नहीं होता है, खराब नेफ्रॉन होता है। जिसका नेफ्रॉन खराब हो जाता है उनको आर्टिफिशियल नेफ्रॉन के माध्यम से क्या करते हैं? उनके अंदर हम ब्लड की सप्लाई करते हैं, उनके ब्लड को छानते हैं। वो छानने का जो काम होता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल डायलिसिस। ऊपर वाले ने बड़ा सोच समझ हमारे अंदर ये चीजें फिट की हैं। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 15 लाख होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, आगे वोमेन कैप्सूल, बीच में ग्लोमेरुलस और पीछे होता है तना, स्टाल। हिंदी में कहते हैं तना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यह है उत्सर्जन में। उत्सर्जन के बारे में हमने तो पूरे डिटेल में पढ़ लिया, उत्सर्जन को कर दिया। अब उत्सर्जन में उत्सर्जी अंग क्या थे वो भी हमने बता दिया। उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलते हैं वो भी हमने बता दिया। कौन कौन से उत्सर्जी अंग है वो भी हमने बता दिया। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने अगले टॉपिक के बारे में समझ लिया। अब हम बात ये बताना चाहते हैं आपसे कि आज जैव प्रक्रम का ये अंतिम टॉपिक था। हमारे कक्षा 10 का चैप्टर है जैव प्रक्रम।
जय प्रकरण के पूरे एक एक टॉपिक के बारे में उन्होंने बताया। शुरुआत हुआ था आपका जय प्रकरण से कि जय प्रकरण किसे कहते हैं। उसके बाद अंतिम टॉपिक था उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में भी हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपके बोर्ड एग्जाम के तहत ये पहला चैप्टर पूरा शुरू से अंत तक प्रोवाइड कर दिया गया। आप एक एक वीडियो को बिना पॉज किए पूरे तरीके से देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगी। यदि चीज़ें समझ में नहीं आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर होगा, आप मोबाइल नंबर को नोट कीजिए। उसके बाद मुझे कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी मुझसे मेरी गलतियों को बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपकी हर बातों को, हर सुझाव को समझने का हम बेहतर प्रयास करेंगे और उसमें जहाँ तक हो सकेगी हम सुधार अवश्य करेंगे। जय हिंद।